नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जैसा कि पिछले व्याख्यान में हमने अध्ययन किया था, अब अफ्रीका के जागरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं। आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि अफ्रीकी जो महाद्वीप है उसमें जो राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों में जागरण कैसे आया था और क्या क्या कारण थे उस जागरण के पीछे। जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में एक तीव्र गति से जागरण शुरू होता है और एक के बाद एक सारे देश स्वतंत्र होते चले जाते हैं और 60 तक बहुत सारे देश जो है 1960 तक बहुत सारे देश जो है स्वतंत्र हो जाते हैं। अंतिम जो देश है वो 1990 में दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र होता है। तो इस तरीके से वर्तमान में सारे देश स्वतंत्र हो चुके हैं ये अफ्रीका के महाद्वीप के अंतर्गत। तो उसके कारण क्या थे मेनली, उनको हम आज जानने का प्रयास करते हैं। बेसिकली तो जो जागरण था उसका लेट शुरू हुआ था। जो एशिया है उसमें जो जागरण है वो पहले आ गया था, लेकिन अफ्रीका के अंतर्गत जो जागरण है वो लेट शुरू होता है, किंतु तीव्र गति से होता है और बहुत जल्दी वो देश जो है वो स्वतंत्र होते चले जाते हैं। तो इसको हम जानने का प्रयास करते हैं कि जो जागरण है वो किस प्रकार से किन किन कारण इसके पीछे रहे थे। तो सबसे पहला तो जो है कि एक अफ्रीका में राष्ट्रवाद की लहर दौड़ी सभी देशों के अंतर्गत। वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ के जो व्यक्ति हैं, उनमें राष्ट्रीयता की भावना पैदा हुई और भावना भी एक विद्रोह के रूप में आंदोलन शुरू हुआ था। वहाँ पर जो उपनिवेशवादी शक्तियाँ होती हैं उन उपनिवेशवादी शक्तियों के विरुद्ध में विद्रोह होना शुरू हो जाता है और एक के बाद एक सभी देशों में ये इस तरीके की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है या चल पड़ती है। उपनिवेशवाद के विरुद्ध में ये आंदोलन चलना शुरू हो जाता है और बेसिकली इसमें जो असंतोष था उसका मुख्य कारण वहाँ का जो जातीय भेदभाव था, कालों और गोरे का भेदभाव था। तो जो अफ्रीका के काले जो व्यक्ति होते हैं, नागरिक होते हैं, उनके साथ में जो वहाँ की उपनिवेशवादी शक्तियाँ हैं, गोरों की जो व्यक्ति हैं, उनके द्वारा उनके साथ में भेदभाव किया जा रहा होता है, शोषण किया जा रहा होता है, उनके साथ में द्वितीय श्रेणी की व्यक्ति माने जाते हैं। तो उसके विरुद्ध में असंतोष पैदा होता है और ये एक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो जाता है और इसी से एक राष्ट्रवाद की जागृति भी पैदा वहाँ पर होती है। और जब राष्ट्रवाद की जागृति पैदा होती है तो उसमें इन देशों में एकता के लिए, समानता के लिए, राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर अधिक बल दिया जा रहा होता है और फिर वो स्वतंत्रता की मांग करने लगते हैं और धीरे धीरे करके यही स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो राष्ट्रीयता की भावना जागृत होना एक विशेष कारण वहाँ पर एक मुख्य कारण रहा था, क्योंकि एशिया के अंतर्गत जो देश हैं वो स्वतंत्र होते चले आ रहे थे। वहाँ पर राष्ट्रीयता की भावना यहाँ पहले जागृत हो गई थी, उससे प्रेरणा लेकर के दक्षिण ये जो अफ्रीकी देश हैं उनके अंतर्गत भी ये भावना या जागृति पैदा होती है। तो एशिया में जो जैसे भारत स्वतंत्र हुआ, म्यांमार स्वतंत्र हुआ, श्रीलंका हुआ, इंडोनेशिया हुआ, मलेशिया हुआ, वियतनाम हुआ इत्यादि, ये देश जब एक के बाद एक स्वतंत्र होते चले जाते हैं तो इसका प्रभाव दक्षिण अफ्रीका और जो अफ्रीकन जो महाद्वीप है वहाँ पर भी, वहाँ के देशों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है और वो भी इससे प्रेरणा लेकर के अपनी स्वतंत्रता की मांग करने लग जाते हैं। इसके अलावा जो एक और जो कारण इसमें जो रहा था वो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो जाती है 1945 में और संयुक्त राष्ट्र संघ हमेशा उपनिवेशवाद का विरोध करता है, उसके सिद्धांतों के अनुसार विरोध करता है इसका, उपनिवेशवाद का, शोषण का, किसी भी प्रकार के अत्याचार का, इन सब चीज़ों का विरोध करता है। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय जो महाशक्तियाँ थीं उन महाशक्तियों पर वो संयुक्त राष्ट्र संघ दबाव डालता है। युद्ध खत्म होने के बाद में उन महाशक्तियों पर दबाव डालता है कि विश्व में कहीं पर भी
कहीं पर भी अत्याचार नहीं होना चाहिए या उपनिवेशवाद नहीं होना चाहिए, साम्राज्यवाद नहीं होना चाहिए। स्वर्ण निर्णय लेने की अधिकार हर देश को होना चाहिए, वहाँ के नागरिकों की अपनी सत्ता होनी चाहिए, उनके अनुसार ही वहाँ का शासन व्यवस्था होनी चाहिए और किसी भी प्रकार के रंग भेद का उन्मूलन संयुक्त राष्ट्र संघ करना चाहता है। रंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, इस पर बल देता है। तो इसका भी प्रभाव वहाँ की जो राष्ट्रवाद है, वहाँ की जो स्वतंत्रता आंदोलन है, उन सबको इससे भी सहयोग मिलता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांतों से, संयुक्त राष्ट्र संघ की चर्चाओं से, कार्रवाइयों से, उसके निर्देशों से, इन सब चीज़ से भी उनको सहयोग मिलता है या समर्थन मिलता है। इसके अलावा जो महाशक्तियाँ होती हैं, जैसा एशियाई जागरण में के कारणों के अंतर्गत भी हमने इसका जिक्र किया था कि जो महाशक्तियाँ थीं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, वो बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, उनकी बहुत सारी शक्ति जो है वो ख़त्म हो चुकी होती है और वो थके हुए हो जाते हैं। और जो उपनिवेश उनके थे, जो साम्राज्यवाद के अंतर्गत उनके देश थे, वो उन देशों पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, नियंत्रण करने में असक्षम रहते हैं। उनके पास में इतने संसाधन नहीं होते हैं, इतनी शक्ति उनके पास में नहीं होती है, सेना इतनी नहीं होती है कि वो उन पर कंट्रोल कर सकें। तो इस कारण से भी ये देश जो हैं वो इनको सहयोग मिलता है या इनको बल मिलता है। तो ये राष्ट्रवादी उस समय की जो शक्तियाँ हैं वो काफ़ी उभरने लगती हैं। राष्ट्रवादिता की जो भावना है वो विकसित होने लगती है साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध में, उपनिवेशवादी शक्तियों के विरुद्ध में। और वो जो शक्तियां हैं वो कमज़ोर हो रही होती हैं और उनके विरुद्ध में इनको एक बल मिलता है और वो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन तीव्र गति धारण कर लेता है, क्योंकि उनको दबाने की जो शक्ति है वो कमज़ोर हो चुकी होती है उस समय। इसके अलावा जो साम्यवाद की नई विचारधारा आई थी विश्व स्तर पर, जिसका सोवियत संघ लीडिंग कर रहा होता है, उसके बाद में चाइना उसको लीडिंग कर रहा होता है। तो इन्होंने साम्यवाद के जो विचारधारा है, इन्होंने इन राष्ट्रीय आंदोलनों का समर्थन किया था, राष्ट्रीय आंदोलनों का सहयोग किया था। यहाँ की जो देश के जो नागरिक थे, जो विद्रोह कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उनका समर्थन करते हैं। तो इससे भी बल मिलता है और इसके बहाने, सहयोग करने के बहाने वो अपने साम्यवाद का प्रसार इन देशों के अंतर्गत करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो पूंजीवादी जो देश थे, उनको लगता है कि यदि हम इनको दबा करके रखना चाहेंगे तो उतना ही ज़्यादा विद्रोह इनमें बढ़ता चला जाएगा। तो साम्यवाद का यदि प्रसार रोकना है तो हमें भी इनका सहयोग करना पड़ेगा, इनके अनुकूल हमको भी सहयोगी बनना पड़ेगा। तो इस कारण से साम्यवाद के सहयोग के कारण से भी, साम्यवादी प्रसार के कारण भी इन देशों में राष्ट्रीय आंदोलन को बल मिलता है और ये राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन में परिवर्तित हो जाता है और देश स्वतंत्र, एक के बाद में एक स्वतंत्र होने लगते हैं और साम्यवादी खेमे से भी जुड़ने लगते हैं। और दूसरी तरफ पूंजीवादी जो खेमा है वो भी अपनी तरफ इनको खींचने का प्रयास करता है सहयोगी प्रवृत्ति के माध्यम से। तो इसके अलावा जो कारण थे वो पश्चिमी जो सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा जो थी, उसका भी यहाँ के जो नागरिक हैं, जो पढ़े लिखे उस समय हो गए थे और जिन्होंने एक तुलनात्मक रूप में इस परिस्थितियों को देखा कि जो गोरे लोग हैं या जो विकसित देश हैं वहाँ पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है और जो अफ्रीका के देश हैं वहाँ के नागरिकों के साथ में भेदभाव किया जाता है। उनकी जो सरकार हैं उनके द्वारा अत्याचार किया जाता है, तो क्योंकि वो उनकी अपनी सरकार नहीं है, इस वजह से उनके साथ में भेदभाव किया जाता है। तो ये जो पश्चिमी शिक्षा और सभ्यता थी, उससे भी एक प्रेरणा आती है, जागृति आती है इन देशों के बीच में, यहाँ के नागरिकों के अंतर्गत। तो ये सारे कारण वहाँ की जो अफ्रीका के जो देश थे वहाँ पर राष्ट्रीयता के आंदोलन के कारण बनते हैं और उनको प्रेरणा मिलती है और स्वतंत्रता की ओर उनके कदम बढ़ते चले जाते हैं और एक के बाद में एक स्वतंत्र होते चले जाते हैं। लेकिन जागरण में बहुत सारी रुकावटें
इन देशों के जागरण में बहुत सारी रुकावटें भी एशिया के देशों की तुलना में ज़्यादा रुकावटें यहाँ पर पैदा हुई हैं। और उनमें से विशेष तौर से जैसे वहाँ की परस्पर गुटबाजी है, जातिवादिता है, पिछड़ापन है, इन सब कारणों से, और कबीलावाद है, आपसी फूट है, अस्थिरता है, ये उनके जागरण को, राष्ट्रीय आंदोलन को, राष्ट्रीयता को ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। और उन पर वो एक सक्षम तरीके से वो अपने आप को उभारने में या एक लोकतंत्र स्थापित करने में ये सारी बाधाएं वहाँ पर रुकावटें बनती हैं उनको एक लोकतांत्रिक देश स्थापित करने के अंतर्गत। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो वहाँ के जो सैनिक षड्यंत्र हैं, तख्ता पलट की स्थितियाँ हैं, आर्थिक पिछड़ापन है, आर्थिक पिछड़ापन है, विदेशी कंपनियों के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, साम्राज्यवादी जो शक्तियाँ हैं वो आज भी वहाँ पर विद्यमान हैं। आज भी उनकी बहुत सारी कई देशों में सरकारें हैं या वहाँ पर वो आज भी वहाँ पर नागरिक बने हुए हैं, जबकि जो कई जो देशों के नागरिक हैं उनको वहाँ से भगाया जा रहा है। बेसिकली जो एशिया के नागरिक हैं जो वहाँ पर जाकर के बस गए थे उनको वहाँ से वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है उनको वहाँ से भगाने के लिए कोशिश की जा रही है। उनके विरुद्ध में असंतोष पैदा हो रहा है, किंतु जो गोरे लोग हैं उनके विरुद्ध में कोई भी अभी भी वहाँ पर असंतोष नहीं है और उनको वहाँ पर नागरिक बने हुए हैं। तो ये बहुत सारी बाधाएं हैं जो वहाँ पर राष्ट्रीय जागरण, राष्ट्रीय स्वतंत्रता में या वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, एक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जो परिस्थितियाँ हैं उनमें बाधा बने हुए हैं वर्तमान के अंतर्गत। यूरोपीय नस्ल भेदभाव भी आज भी वहाँ पर विद्यमान है। वो देश भले ही से स्वतंत्र हो गए हैं, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद में नस्ल भेद, कबीलावाद, शोषण, पिछड़ापन और वहाँ की जो एक तरीके कह सकते हैं कि वहाँ पर आज भी भुखमरी फैली हुई है, वहाँ का विकास आज भी नहीं हो पाया है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आज भी विद्यमान हैं। तो जो जागरण है उस जागरण के बाद में जो स्वतंत्र देश हैं वहाँ पर लोकतंत्र स्थापित करने के लिए बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ आज भी बनी हुई हैं। तो इस तरीके से ये सारे कारण वहाँ पर राष्ट्रीय जागरण के रहे थे। और जो बाधाएं हैं वो इस तरीके नस्ल भेद है, जाति भेद है और इसके अलावा पिछड़ापन है, शोषण है, आज भी वहाँ पर विद्यमान है। ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर बाधा बनी हुई हैं। तो ये समस्याएं आज भी वहाँ पर विद्यमान हैं। आज इतना ही, बाकी आगे।